Hello students, this is the fourth lecture on electricity of class 10th. In this lecture, we learn what is the resistance, on which factor it depends, the resistivity, the revision of that previous lecture, and some interesting fact, how to find the resistance, कैसे होता है, किस तरीके से दिखते हैं, वो सब पिक्चर दिखाऊंगा. उसके बाद उसका वैल्यू कैसा फाइंड करते हैं, जस्ट ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिलेबस, इवन दो ये पता होना चाहिए कि बस ये इसका वैल्यू कैसा फाइंड करते हैं. उसके बाद रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, तो वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, ये देखेंगे. चलो रेजिस्टेंस कैसा होता है, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वैल्यू ऑफ दी this resistance कैसा होता है, what is the resistance used to control the current in a electrical network या in a electronics. तो इसमें रेजिस्टेंस होता है कि इसको क्या करता है, करंट कंट्रोल करता है. तो कितना करंट कौन से डिवाइस से सेंड करना है, तो वो हमें सुटेबल रेजिस्टेंस यूज करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये सभी पिक्चर्स दिखाई, ये सभी क्या है, रेजिस्टेंस है. इसके ऊपर ये बैंड्स है, कलर बैंड्स दिखते हैं, ब्यूटीफुल कलर बैंड्स. ये इसका वैल्यू पता चलता है कि इसका वैल्यू कितना है. तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए ये कलर बैंड्स यूज करते हैं. ये अलग अलग रेजिस्टेंस है और उसका वैल्यूज भी डिफरेंट है. एक्चुअली ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे होता है, अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक का एक पीसीबी है और वो पीसीबी के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स फिक्स है. दिस इज द आईसी, यहाँ कुछ कंपोनेंट्स है, ये रेजिस्टेंस है सभी, जिसमें करंट कंट्रोल का काम करते हैं. तो ये इस तरीके से ये पीसीबी में और कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको यूज करते हैं टू कंट्रोल द करंट. चलो देखते हैं कैसा इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. तो रेजिस्टेंस हमें पहले लेसन में पढ़ा कि व्हाट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट. इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज या करंट को, चार्ज फ्लो को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. मतलब चार्ज फ्लो कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स को ये रजिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है फ्लो. दिस नॉन इज रेजिस्टेंस. तो ओहम्स लॉ क्या है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यूज करते हैं उसका हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, हमने पहले देखा है. और यहाँ R इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, इसके ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया. और इसका यूनिट क्या होता है, ओम. लेकिन अगर ये छोटा ओम इज ए स्मॉल यूनिट, बिगर यूनिट चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे किलो ओम, क्योंकि किलो ओम मतलब कितना होता है, दिस इज द दिस इज a किलो ओम. किलो मतलब कितना है, कितना होता है, इक्वल टू 1000 ओम. कितना आएगा, दिस इज ए 1000 ओम. अगर सिंबॉलिकली देखेंगे तो दिस इज द 1000 ओम. और ओहम को कैसे डिफाइन किया, तो वो भी देखा हमने. ये रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहले तो हमने कल देखा लेंथ के ऊपर करता है, उसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो एरिया कैसा है, ये लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. अगर मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या कम रहेगा, जैसे एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा. तो ये दोनों का कंबाइन करके हमने लिखा था R इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस नोन एज पार्ट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और L डिवाइड बाय ये, L डिवाइड बाय ये, दिस नॉट a I, it is a L डिवाइड बाय A. And this resistivity is a proportionality constant, और इसका हम इसको बोलेंगे रो, और इसका यूनिट है ओम मीटर. ये सब पार्ट हम कल का वीडियो लेक्चर में देखा. दिस इज द रिवीजन पार्ट. अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कल हमने कुछ क्वेश्चन देखा रेजिस्टिविटी के ऊपर, चार्ज कैसे निकलते हैं, करंट कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कितना फ्लो होगा कितना टाइम में.
अगर वो समझ में नहीं आया तो दोबारा उस वो वीडियो लेक्चर को देखो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन उतना ही नहीं, इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, तो चलो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या है। ये 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं कभी-कभी क्वेश्चन, इवन 12th क्लास में भी आता है, तो हमें इसको रेडी रहना चाहिए। तो द करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप ऑफ ए टू रेजिस्टेंस ए एंड बी, resistors A and B shown in figure below. Determine the value of the resistance each resistor and find out the power. तो ये पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, हमने पावर अभी पढ़ा नहीं है। तो इसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये इसमें कैलकुलेट करना है। अब एक R इज इक्वल टू, हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है। R इक्वल टू हम यूज करते हैं V डिवाइड बाई I। R equal to V डिवाइड बाई I। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ये ग्राफ से निकालेंगे। अब करंट देखो, करंट कैसा है, मिली एम्पियर में है। करंट इन्हें मिली एम्पियर। पोटेंशियल कैसा है, वोल्टेज में है। ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट। तो पहला ये रेजिस्टेंस ए का वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर द रेजिस्टेंस ए, और बी रेजिस्टेंस बी का वैल्यू तुम खुद करेंगे। देखो, तो R इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ R इक्वल टू कितना, V कितना है, V देखो इसके लिए एक वैल्यू मिलेगा हमें, ये एक इधर देखो, ये कितना है 20 वोल्ट, ये हो गया 20 वोल्ट। तो ये V का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा 20। ओके, यहाँ लिखता हूँ 20, V इक्वल टू ये 20 हो गया। और उसका करस्पॉन्डिंग जाएंगे, R जाएंगे V, ये V हो गया। और ऐसा जाकर ये I की तरफ, I भी 20 है, तो मैंने लिखा ये I 20। लेकिन इसका यूनिट क्या है, यूनिट है मिली एम्पियर। मतलब यहाँ आएगा 10 रेस टू मिली, मतलब 10 रेस टू दी कितना आएगा -3। कितना आएगा 10 रेस टू -3। अब देखो ये 20 के साथ चला जाएगा। और यहाँ देखो R इक्वल टू कितना आएगा फिर, R इक्वल टू ये 10 रेस टू -3 है, ये नीचे लिखा है मिली है, इसीलिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 रेस टू कितना हो जाएगा 3। और ये 3 क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। तो ये 10 रेस टू 3 ओहम कितना हो जाएगा 10 रेस टू 3 का मतलब क्या होता है, 1000 मतलब हो गया किलो। कितना किलो, तो 1 किलो ओहम। कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस, 1 किलो ओहम। ऐसे बी का फाइंड करो, खुद करेंगे तुम, आसान है। ओके, इट इज वेरी इजी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसे देखेंगे तो कभी कभी ये ग्राफ में पूछते हैं, ग्राफ देते खाली वैल्यू नहीं देते और पूछते हैं विच हैविंग ए ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो जिस ग्राफ में जिसका वैल्यू V का ज्यादा है और I का कम है, उस अल्टीमेटली उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इस तरीके, तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है। इसमें कितना है, 4 बैंड से, जनरली 4 बैंड का रजिस्टर होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हम 4 बैंड के लिए पहले देखते हैं कैसा है। देखो, ये गोल्ड यहाँ जो रिंग रहता है, ये रिंग देखेंगे तो ये कभी गोल्ड का रहेगा, गोल्ड कलर। कौन सा कलर, गोल्ड। या कभी आएगा सिल्वर कलर होगा, यहाँ ये सिल्वर, सिल्वर भी हो सकता है। या कभी इसमें नो बैंड भी आता है, ये जो है। और फिर ये बैंड देखने के बाद हम क्या करना है, इसका अपोजिट, ये हो गया लास्ट बैंड, हमने आइडेंटिफाई किया गोल्ड या सिल्वर। तो इसका इसका जो ये फर्स्ट बैंड है, इसका नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट बैंड। और ये दूसरा है, वो सेकंड नंबर का बैंड हो गया। और ये जो है, ये तीसरा नंबर का बैंड हो गया। ये 1 2 3 बैंड इस तरीके से। कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया, तो पहला जो बैंड है वो गोल्ड या सिल्वर यहाँ रहेगा, और उसका अपोजिट जाना है। अपोजिट जाएंगे तो ये फर्स्ट बैंड, ये दूसरा, और ये तीसरा। अगर ये देखेंगे तो ये कौन सा कलर है, कलर भी आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, ये फर्स्ट कलर मुझे लगता है ये ग्रीन है। कौन सा है, ग्रीन।
हमने इसको कलर देखा, कौन सा है, ग्रीन। और दूसरा देखेंगे तो ये ब्लू है, देखो कौन सा है, ब्लू। ये कलर को आइडेंटिफाई किया हमने, ब्लू। और ये तीसरा है, ये ब्राउन दिखता है, बराबर है, ब्राउन। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द कलर कोड। ये कलर कोड से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा फाइंड करना है, ये इसके ऊपर हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बैंड आइडेंटिफाई किया कि सिल्वर या गोल्ड। अब उसके अपोजिट साइड में, मतलब ये अगर इस साइड में है, ये अगर यहाँ है, तो उसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ये साइड हो गया इसका अपोजिट। तो वहां से फर्स्ट बैंड को नंबर 1 देना है, उसको वैल्यू, उसका कलर लिखना है, दूसरा बैंड एंड ये तीसरा बैंड। इस तरीके से 1 2 3 बैंड अपोजिट साइड से हमने मार्क किया। अब इसका वैल्यूज कैसे देखते हैं, देखो इसका वैल्यू देखेंगे तो एक सेंटेंस होता है, इसका याद रखने के लिए, दिस इज द बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग ए वेरी गुड वाइफ। अब इसमें देखो ये पहला कलर है, पहला पहला जो होता है वो ब्लैक से शुरू करना है, ब्राउन से, सॉरी, ये क्या करना है, ब्राउन से शुरू करना है। सो ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो। तो ये जो लेटर्स है इसे कैसे, ब्राउन, ब्लैक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहला है ब्लैक, सबसे पहला कलर ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। और इसके पहले फर्स्ट लेटर्स लेना है उन सबका। तो ये जी फॉर द ग्रीन, उसके बाद ये ब्लू, और ये इसको छोड़ दो, फिर ये वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो पहला ब्लैक, लास्ट वाला क्या है, व्हाइट, ऐसे ध्यान रखना। तो अब मैंने इसको इसको यहाँ लिखा है, देखो सेम, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड दिस इज द व्हाइट। और इसका नंबरिंग करना है। ब्लैक के लिए नंबर रखना है 0, उसके बाद 0 ब्राउन के लिए 1 रखना है, रेड के लिए 2 रखना है, ऑरेंज के लिए 3 रखना है, और येलो के लिए 4 रखना है, और ग्रीन के लिए 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट 9। 0 से लेकर 9, ये 10 कलर्स है, और 10 कलर से 0 से लेकर 9 तक वैल्यू नंबर देना है इसे। तो ये नंबर्स हमें पता चला, मतलब ये नंबर का वैल्यू है, कैसे लिखते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल दिखा है, यहाँ ये फर्स्ट बैंड कौन सा है, यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ लिखा है क्या, कौन सा फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट बैंड, क्योंकि ये अपोजिट जो है फोर्थ बैंड, ये थोड़ा सा दूर रहेगा। अगर ये इसका सेपरेशन डिस्टेंस देखेंगे तो ये फर्स्ट 3 बैंड्स हैं, ये 3 बैंड से ये, और 3 बैंड और ये फोर्थ बैंड थोड़ा सा दूर रहता है, ये क्लोज है तीनों। तो ये क्लोज, फोर्थ जो बैंड है इसका 4 नंबर होता है, और ये यहाँ लिखा है फोर्थ बैंड, तो ये 4 नंबर होता है। और उसके अपोजिट साइड से 1 2 3 शुरू करना है, 1 2 और 3 बैंड। अगर ये पहला बैंड मान लो, यहाँ नंबर 2 रखा है, इसका मतलब ये कौन सा हो सकता है, ये रेड बैंड होगा। ये कौन सा होगा, दिस इज द रेड बैंड, ये यहाँ रेड बैंड होगा, मैंने उसको रेड कर दिया। तो इसका वैल्यू कितना है, 2। तो एज इट इज 2 वैल्यू लिख दिया यहाँ, दिस इज, ये 2 है तो यहाँ 2 लिखा। उसके बाद यहाँ कौन सा कलर होगा, तो ये यहाँ 7 वैल्यू लिखा है, तो 7 मतलब वायलेट कलर इसका, यहाँ कौन सा है, वायलेट कलर। ये जो बैंड है सेकंड, ये वायलेट कलर का। तीसरा कौन सा है, तो इसका नंबर लिखा है, 3 जीरोस रखा है, 1000 मतलब तीसरा ऑरेंज है। ये कौन सा है, ऑरेंज। तो कैसे लिखते हैं, पहला कलर का वैल्यू लिखना है, दूसरा कलर का वैल्यू लिखना है, और जो तीसरा जो बैंड है उसको उतना जीरोस उसके ऊपर रखना है। समझ में आया। अब इसको देखते हैं, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था, अब हमारा कितना था, देखो हमारा फर्स्ट बैंड कितना था, ग्रीन। तो ग्रीन का वैल्यू कितना है, देखो टेबल में जाएंगे तो ग्रीन का वैल्यू कितना है, 5। तो ये हमने यहाँ यहाँ 5 लिखा पहले, किसके लिए, ये ग्रीन के लिए। अब इसके बाद देखो
दूसरा कौन सा कलर है हमारा? दूसरा कलर है ब्लू और तीसरा ब्राउन। ब्लू का वैल्यू कितना है? 6 और ब्राउन का कितना है? 1। तो ब्लू के लिए हम यहाँ लिखते हैं 6। ब्लू का हो गया 6 और ब्राउन का क्या करना है? 1 के ऊपर उतने जीरोस रखना है। ब्राउन का कितना? 1 1 10। तो इसका वैल्यू हो गया 560 ओम। 560 ये ओम। समझ में आया? क्योंकि वो टेबल में देखेंगे तो ग्रीन का वैल्यू कितना है? 5। ब्लू का कितना है? ब्लू का कितना है? 6। मतलब ये बैंड ब्लू का कितना है? 6 और ब्राउन का कितना है? 0। तो पहला वैल्यू तो ऐसे ही रखना है, दूसरा कलर का वैल्यू रखना है और तीसरा जो कलर है उसको क्या करना है? एक तो मल्टीप्लाई बाई 10 लिखो, नहीं तो इतना 0 ले लो। खाली ये मल्टीप्लाई हटा दो तो ये इतना 0 रखेंगे और वो हो गया 560। आसानी। और एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, इसको समझ गए होगे तो। सो यहाँ फिर से मैंने दोबारा लिखा है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग ए वेरी गुड वाइफ। फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और ये छोड़ देना इसको, और वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ब्लैक एंड वाइट इज द ब्लैक इज द फर्स्ट, वाइट इज द लास्ट और इन बिटवीन ये। और ये सब कलर को यहाँ अरेंज किया है। पहला कौन सा है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अब यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा है, देखो ये कौन सा कलर दिखता है? ये दिस इज द फोर्थ बैंड। मतलब कौन सा कलर है? ये गोल्ड कलर है। गोल्ड या सिल्वर यहाँ देखेंगे तो ये फोर्थ बैंड है। तो इसको नंबर कितना दिया? दिस इज बैंड नंबर 4। राइट। अब हमें फर्स्ट देखना है, फर्स्ट बैंड कहाँ है? ये एग्जाम्पल को, ये कलर थोड़ा पता नहीं चलता है ठीक से तो इसको छोड़ो। तो हमें क्या करना है? पहला कलर लिखना है। एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। मैंने ये यहाँ भी लिखा है। तो ये देखो, ये गोल्ड दिखाई देता है। ये कौन सा है? गोल्ड। ये गोल्ड। उसके इसका ये पहला कलर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो फर्स्ट कलर का वैल्यू कितना है? ये कलर कौन सा है? आइडेंटिफाई करो। रेड। मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल 1, दिस इज द रेड। राइट। उसके बाद दूसरा ब्लैक और तीसरा येलो। ये 3 कलर हमें पता चले। तो पहला कलर का वैल्यू कितना है? रेड का देखो यहाँ 2 है, मैंने यहाँ 2 रखा। और ब्लैक का कितना है? ब्लैक का 0 है, तो यहाँ एक 0 रखा। दिस इज द 0, ये 0 रखा। और तीसरा जो कलर है उसके आगे उतना नंबर ऑफ जीरोस रखना है। तीसरा कौन सा है? येलो है। येलो का कितना कितना वैल्यू है? 4। मतलब मैंने इसके ऊपर 4 जीरोस रखे, 4 जीरोस रखे। तो ये कितना हो गया? 2 के ऊपर 5 जीरो हो गया। मतलब मैंने एक 1 2 3 4 और 5 रखा। तो 3 अगर यहाँ तक देखें तो ये किलो बन जाएगा, 1000 में। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 200 और ये किलो ओम। तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर समझ में आया तो मैं फोर्थ बैंड के बारे में बताऊँ। रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस वैल्यू भी इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ये डिपेंड्स ऑन द लेंथ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो तीसरा फैक्टर भी पता चला टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। और एक फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, किस टाइप का नेचर ऑफ द मटेरियल है। जैसे हम इसको यूज करेंगे, अलग अलग मेटल का यूज करते हैं करंट कैरी करने के लिए। लेकिन जनरली हम सबसे अच्छा देखते हैं कि वायर देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा निकलेगा? कॉपर निकलेगा। मतलब कॉपर इज गुड कंडक्टर। कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर इज हैविंग ए कंडक्टिविटी इज हायर, सबसे हायर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है। और उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम भी हल्का है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं करंट कैरी करने के लिए, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। अब यहाँ पे 4 फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो पहले लेंथ है, दूसरा कौन सा? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर और चौथा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल।
अब मैं बोल रहा हूँ ये फोर्थ मटेरियल, मतलब अगर फोर्थ बैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा। तो गोल्ड रहेगा तो ये जो वैल्यू है हमने यहाँ लिखा 200 किलो ओम, ये वैल्यू में भी चेंज और वैरी चेंज हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू चेंज होता है, और उसका चांसेस कितना है, +or -5%। मतलब ये अगर इसका 5% देखेंगे तो कितना आएगा 200 का, तो ये इट मे बी चेंज 10 to 5 किलो ओम, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। दिस नोन एज ए टॉलरेंस, मतलब ये इट मे बी वैरी कितना, इतना +to -5% होता है। अगर ये सिल्वर बैंड है, अगर मान लो यहाँ एक सिल्वर बैंड है, तो सिल्वर है तो इसका वैल्यू इट मे बी चेंज 10%, +- 10% हो सकता है। अगर नो बैंड है तो 20%। अगर फिर से हम इधर देखते हैं कि यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है दिस टॉलरेंस, ये फोर्थ बैंड का टॉलरेंस। तो नो बैंड 20%, सिल्वर 10%, गोल्ड +- 5%, मतलब वैल्यू चेंज हो सकता है। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो वेरिएशन ऑफ ए टॉल दिस नॉन एज ए टॉलरेंस। और मैंने और एक रेजिस्टेंस रखा है यहाँ, कौन सा, ये वाला, इसका भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखो कहाँ है गोल्ड, सेपरेट कलर कौन सा है, तो ये एक कलर देखो वाइडली सेपरेट है, थोड़ा सा देखेंगे तो ये कलर, तो दिस इज द फोर्थ बैंड। ये क्या हो गया, फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट बैंड कौन सा है, ब्राउन। दूसरा कौन सा है, ओके ओके, दिस इज द फोर्थ बैंड, ये हो गया फोर्थ बैंड। और यहाँ फर्स्ट कौन सा है, ब्राउन। दूसरा कौन सा है, ब्लैक। तीसरा ब्लैक। और चौथा और एक है, यह ये कितना है, 4 बैंड वाला था, ये 5 बैंड वाला है। और एक देखते हैं कैसे। तो पहला कलर कौन सा है, ब्राउन। तो मैंने यहाँ लिखा, ये लिखा ब्राउन। दूसरा कौन सा है, ब्लैक। तीसरा ब्लैक, और चौथा कौन सा है, ऑरेंज। तो पहला कलर का वैल्यू, ब्राउन का वैल्यू कितना होता है, 1। टेबल में देखेंगे तो दिस इज द 1, ब्राउन का वैल्यू 1, ब्लैक का 0। फिर तीसरा कलर उसका भी 0। चौथा कौन है, ऑरेंज। ऑरेंज का वैल्यू कितना है, ऑरेंज का वैल्यू होता है 3। तो इतना 0 उसके आगे लिखना है। ऑरेंज के लिए वैल्यू कितना है, ये ऑरेंज का वैल्यू 3, तो मैंने यहाँ 3 0 रखा। सो टोटल जीरोस कितना हुआ, 5। 5 0, तो 5 0 एक के ऊपर 5 0, मतलब इतना, एक, ये 2, 3, 4 और 5, ये इतना ओहम हो गया। तो इसका किलो करेंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो हटा दो तो थाउजेंड से किलो बन जाएगा। किलो के लिए फिर ये कितना हो गया, ये 100 किलो ओम रेजिस्टेंस। और इसका बैंड यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा है, फोर्थ बैंड, इट इज अ गोल्ड। अगेन इट इज अ गोल्ड, सो +- दिस इज ए 5% टॉलरेंस, ये हो गया टॉलरेंस। मतलब वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस मे बी चेंज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। I hope you understand how to find the value of the resistance, किस तरीके से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, ये समझ गए होंगे। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है तुम्हें असाइनमेंट के लिए। तो ये अभी ये पहला जो रेजिस्टेंस है, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ ये नेट से लिया और यहाँ डाल दिया। तो इसमें देखो पहला बैंड तो ये फोर्थ बैंड है, ये गोल्ड दिखता है। उसके बाद ये कौन सा दिखता है, ये ये कौन सा है, रेड। ये कौन सा है, दिस इज व्हाइट, रेड। वैल्यू फाइंड करो, ट्राई करो, खुद ट्राई करो इसके लिए। अब ये रजिस्टर यहाँ जाएंगे तो यहाँ तुम्हें गोल्ड दिखाई देगा, दिस इज द गोल्ड। फोर्थ बैंड, ये फोर्थ बैंड, इसका फोर्थ बैंड ऊपर चला गया, इसका फोर्थ बैंड ये ऊपर चला गोल्ड, और ये भी गोल्ड। बाकी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल कर थोड़ा सा अपना व्हाट्सएप में लिंक में भेज दो। कितना रेजिस्टेंस ये है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 रेजिस्टेंस है। तो 1 2 3 करके इसका वैल्यू शेयर करो, तो मुझे पता चलेगा तुम लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना। मैंने तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में नोट शेयर किया है इस लेसन का पूरा, उसमें से या रेफरेंस पीडीएफ है, उससे तुम अच्छी तरह से अपना नोट्स लिख सकते हैं, इवन नोटबुक से भी।
I hope you understand how to find the value of the resistance. This is not a part of the syllabus, but just ये hobby करके तुम ये resistance देख के ये करना, ये वैल्यूज निकाल सकते हैं कि मेरा वैल्यूज कितना है। लेकिन हर बार वो कलर से निकालते टाइम लगता है, तो कोई डिवाइस भी होता है जिस नोन एज मल्टीमीटर, वो विच इज ए यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस होता है जिस नोन एज ए मल्टीमीटर। डायरेक्ट दो टर्मिनल को कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीटर। तो वो भी है, लेकिन अगर हमारे पास मीटर नहीं है तो ऐसे केसेस में हमें रेजिस्टेंस वैल्यू कैसा निकालना है ये पता कर सकते हैं। चलिए, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, कैसे दिखते हैं, कैसे वैल्यूज निकालते हैं, उसका यूज कहाँ यूज करते हैं, ये हमने सीखा। अब चलो देखते हैं ये रेजिस्टेंस। अगर मुझे सपोज मान लो मुझे चाहिए 2 किलो ओम रेजिस्टेंस चाहिए। कितना चाहिए? 2 किलो ओम। ऐसा मुझे एक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 किलो ओम का नहीं है, लेकिन मेरे पास दो 1 किलो ओम के हैं। तो मैं उसको क्या करूँगा, दोनों को कनेक्ट करके 2 किलो ओम बना सकता हूँ। या कई बार ऐसा होता है, मुझे चाहिए 3.5 किलो ओम। 3.5 किलो ओम तो मैन्युफैक्चर ऐसे जैसे चाहिए वैसे तो मार्केट में नहीं मिलेगा। इट अवेलेबल इन द सर्टेन रेंजेस, एक सर्टेन रेंज में रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल। तो हम वो रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, दो कनेक्ट करेंगे, तीन करेंगे, और इसको कॉम्बिनेशन करके हम एक डिजायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए वो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, obtain करेंगे by using the suitable combination. So this combination known as a series and parallel combination. कभी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कभी पैरेलल करेंगे, और सुटेबल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो चाहिए वो हम ऑब्टेन करेंगे। उसको बोलते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो क्यों करना मार्केट में, तो जो हमें चाहिए वो रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो हम उसको सुटेबल कॉम्बिनेशन से सीरीज या कनेक्ट करेंगे या पैरेलल करेंगे, तो हमें जो चाहिए वैल्यू हम कॉम्बिनेशन कंबाइन करके सम रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम इसको लेते हैं, तो इसको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो वो पढ़ते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और समझ लेना है कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो, रेजिस्टेंस इन ए सीरीज, दिस इज द रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। तो पहला रेजिस्टेंस है R1 या सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिखाना है तो स्पीड ब्रेकर तरह के ये भी, क्योंकि ये ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रजिस्ट करता है, अपोज करता है। और स्पीड ब्रेकर भी क्या करता है, गाड़ी को स्पीड कम करता है, वो भी गाड़ी का स्पीड को अपोज करता है, इसीलिए इसको स्पीड ब्रेकर के तरह लिखा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। फिक्स वैल्यू है तो ऐसे यूज करेंगे। और कुछ रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज करते हैं, तो हम सिंबल में देखा, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिंबल, इसके दो टर्मिनल्स रहते हैं, एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। ऐसे एक R1 रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये दूसरा R2 रेजिस्टेंस है, और ये तीसरा जो है R3 है। और ये सभी को, हर एक रेजिस्टेंस का दो टर्मिनल रहता है, पहले को दूसरा कनेक्ट किया, दूसरे को तीसरा कनेक्ट किया, इस तरीके से ये तीनों एक साथ कनेक्ट किए, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दोनों तरफ कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहीं दिखाया नहीं पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, कुछ नहीं दिखाया, तो ये सब सीधा एक दूसरों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये हो गया रेजिस्टेंस कनेक्शन हो गया, ये एक दो और तीन रेजिस्टेंस हमने सीरीज कनेक्ट किया। और इसका अक्रॉस कितना पोटेंशियल वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, तो ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा है। ये अप्लाइड पोटेंशियल पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया और नेगेटिव यहाँ। और दिस इज द की, ये क्या है, की। सर्किट को ओपन करना रखना है, करंट पास करना है या ओपन रखना है। और ये एमीटर यहाँ करंट मेजरमेंट के लिए यूज किया। इसका कुछ नहीं, हमें खाली सीखना है रेजिस्टेंस सीरीज में किया तो क्या होता है। अगर तीन रेजिस्टेंस हम सीरीज किया तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, देखो यहाँ से करंट हमेशा दिखा दे कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से हमें एक डायरेक्शन, और ये करंट आई इसमें से पास हो जाएगा। जब करंट आई पास हो जाएगा तो देर इज ओनली पाथ, जिसमें से करंट जाएगा, तो ये आई सभी में इक्वल जाएगा, तीनों में करंट क्या है, इक्वल आई जाएगा, क्योंकि
तीनों एक दूसरे में कनेक्ट किया तो मैं इस रजिस्टेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अगर रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया तो इसमें सभी में सेम करंट जाता है, आई 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 सभी में सेम जाएगा। मतलब when resistance are connected in series, the current flow through these resistance are equal or same। लेकिन पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट आएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, ओम्स लॉ से याद करेंगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू करंट सेम है आई, लेकिन R1 क्या क्रॉस है, रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस, तो ये R1 आएगा। तो ये वैल्यू सेम नहीं है, ये अलग अलग है, तो पहले क्या क्रॉस V1 इक्वल टू आई इंटू R1 आएगा। दूसरा ऐसे ही दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं V2 इक्वल टू, अगर V2 देखेंगे तो कितना करंट जा रहा है इसकी से, आई जा रहा है, कितना आई, और रेजिस्टेंस इसका कितना है R2। ऐसे V3 लिखेंगे तो ये थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। एक्चुअली ये हैंड राइटिंग मेरा इतना गंदा नहीं है, लेकिन ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे वो थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा गंदा लगता है। नहीं तो तुम लोग सोचेंगे ये क्या केजी के बच्चे जैसे लिखता है, इतना बड़ा बड़ा, और हमें टीचिंग करता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये माउस से लिख रहा हूँ मैं, माउस थोड़ा कंट्रोल करने स्लिप होता है, तो ये बड़ा बड़ा दिखता है, तो इसको समझने की कोशिश करो। तो V1 V2 एंड V3 और ये तीनों रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में कनेक्ट किया तो करंट तीनों के सेम है, और उसके अक्रॉस हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, V1 V2 एंड V3, उसका वैल्यू कितना है मैंने यहाँ लिखा, लेकिन अप्लाइड पोटेंशियल कितना है V। सो टोटल V इक्वल टू कितना लिखा है, देखो यहाँ लिखा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इसका वैल्यूज मैं लिखता हूँ तो दोनों तरफ क्या आएगा, I आएगा, I विल गेट कैंसिल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में देखेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, तो जो सबका क्या होता है, सम होता है। मतलब हमें इसमें से ध्यान रखना है क्या इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या टोटल और नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका सम करना, ऐड करना है सबको बस। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तब सीरीज में होता है तो सभी के थ्रू करंट क्या होता है, सेम फ्लो होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब V, तो हर एक का अलग अलग रहता है। टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और चौथा को यहाँ कनेक्ट किया तो V4 भी हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया तो सबका टोटल करना है, बस इतनी सिंपल सी बात। और ये फॉर्मूला कैसा आया, तो V इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ तो ये फॉर्मूला पता नहीं चले, V का वैल्यू क्या है, V इंटू आर, ये हो गया इक्विवेलेंट, मतलब सीरीज में V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मैं यहाँ आई लिख रहा हूँ, आई इंटू आर। तो दिस इक्वल टू V1 का वैल्यू रखते हैं आई इंटू, V1 का क्या है, V1 का आई इंटू दिस इज R1 प्लस V2 कितना है, आई इंटू R2 प्लस V3 कितना है, आई इंटू R3। सो ये आर आई यहाँ से कॉमन निकालेंगे, सभी में आई है और इस साइड में भी आई, तो ये क्या होगा, कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा, और बचेगा क्या, तो आर एस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, सफिक्स एक्स का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सी बात। अब जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में करने क्या है, तो किस तरीके से दिखेगा, मैंने एक पिक्चर और डाला है, रेजिस्टेंस मतलब पहला रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, दूसरा कितना है, 3 ओम है, और चौथा कितना है, 5 ओम है। अगर सीरीज में किया तो ऐड होता है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, सोचो जरा, हाँ बोलो कितना हो जाएगा। सो दिस विल बी ए 2 R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा, 10 ओम। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10,
मतलब ये अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 10 ओम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज द 10 ओम। और अगर नेट पोटेंशियल देखेंगे तो कितना करंट इसमें से इतना जा रहा है, तो पोटेंशियल यहाँ निकालना है। सपोज हमें यहाँ V1 कितना नहीं, V1 इक्वल टू निकालना है ऐसा। V1 इक्वल I इंटू आर होता है। I कितना है 1 एम्पियर, यहाँ लिखा है देखो दिस इज 1 एम्पियर। I R कितना है 2 ओम, तो यहाँ कितना आएगा 2 वोल्ट। कितना हो जाए, यहाँ लिखा है 2 वोल्ट। तो उसी I 1 एम्पियर इसमें से भी जा रहा है 3 ओम का, तो ये 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर V इज इक्वल टू अगेन यहाँ देखो जैसे V इक्वल टू करंट कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस R कितना है 3, तो इसीलिए 3 वोल्ट। यहाँ 1 इंटू 5 तो 5 वोल्ट। सो टोटल वोल्टेज कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5 10 वोल्ट। इसीलिए सब क्या क्रॉस यहाँ से दिखाया कितना, तीनों का मिला के कितना होता है 10। मतलब करंट तो सेम जाता है तीनों में से, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है अलग अलग होता है। पोटेंशियल गेट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। आई होप दिस रजिस्ट सीरीज वाला टर्म समझ में आया होगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, नया न्यूमेरिकल आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। आप देखो और एक वन मोर कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल। पैरेलल का मतलब कैसा होता है, ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3। ये 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करना मतलब सभी के टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट करना है। एक टर्मिनल तीनों का एक साथ बना के एक गुच्छ बनाओ, यहाँ हो गया तीनों का एक साथ। और दूसरा जो टर्मिनल है तीनों मिला के फिर यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ तो यहाँ एक गुच्छा बन जाएगा। मतलब ये सब तीनों मिलके एक साथ कनेक्ट किया और उसको बैटरी कनेक्ट किया, तो ये हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अभी इसके लिए थोड़ा इरेजर यूज करूंगा मैं, इसको साफ करना है क्योंकि मुझे बाद में करंट डायरेक्शन दिखाना है, इसलिए मैंने इसको साफ किया। ओके ओके। अगर इसमें ये पोटेंशियल को कनेक्ट किया है कितना है V, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन। करंट कितना है I मान लो, लेकिन यहाँ जाने के बाद इसको यह इसका पोटेंशियल भी यहाँ यूज करना है। यहाँ रेजिस्टेंस थ्रू जाना है, तो यहाँ 3 रास्ते 3 ब्रांच है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, 3 ब्रांच से जाएगा। तो कितना आई तो नहीं जाएगा तीनों में से, इसमें से अगर यहाँ से मान लो I1 गया और यहाँ से कितना I2 जाएगा और यहाँ से I3 सपोज। लेकिन टोटल I इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट कितना है I इक्वल टू यहाँ लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से जो I करंट जाता है, यहाँ से जो I करंट जा रहा है वो 3 ब्रांच से डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ से। ये वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा है, उसमें से भी कुछ करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस रहता है। हाई रेजिस्टेंस रहता है डिवाइसेस का, हम आगे पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर कैसे होता है, इसलिए और हाई रेजिस्टेंस रहता है इसलिए इसको पैरेलल कनेक्ट किया। तो ये तीनों में करंट क्या हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे तो पोटेंशियल को वोल्ट मीटर यहाँ लगा है किसके लिए, पोटेंशियल मेजर करने के लिए। लेकिन ये तीनों के अक्रॉस लगा है, देखो 3 जहाँ मिलता है वहाँ इसको 2 टर्मिनल कनेक्ट किया, मतलब तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होता है डिवाइड होता है। करंट 3 ब्रांच से जाएगा I1 I2 I3, लेकिन पोटेंशियल पैरेलल जब रहता है तो सेम रहता है। पहला अगर याद करेंगे सीरीज वाला, तो उसमें करंट तीनों में सेम था और पोटेंशियल क्या था V1 V2 एंड V3 था। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया करंट I1 I2 और I3 हो गया, लेकिन पोटेंशियल तो सेम है। मतलब ये दोनों में ये डिफरेंस है। रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या होगा I1 I2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और लेकिन पोटेंशियल क्या होगा तो सेम रहेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज। अब यहाँ देखो हमें निकालना है, ये यहाँ आएगा I इज इक्वल टू I1
ये दिस इज द I1 प्लस I2 और प्लस I3 प्लस ये I3, फिर यहाँ से जाके ये यहाँ से फिर जाके कितना जाएगा I करंट, फिर यहाँ जाकर I हो जाएगा। ठीक है, अब I इक्वल अगर ओम्स लॉ देखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ के करंट का फॉर्मूला बोलो, I इक्वल टू क्या होता है बोलो, याद करो, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई क्या होगा R। और जब पैरेलल यूज करते थे ऐसे सफिक्स यहाँ छोटा सा p लिखेंगे p, so this is the resistance in a parallel, तो I is equal to V डिवाइड बाई RP, मतलब R पैरेलल हो गया। तो I1 कितना आएगा इसमें, अगर I1 का वैल्यू देखेंगे तो I1 इक्वल टू, पोटेंशियल सबका सेम है तो मैंने इसको लिखा यहाँ V, और डिवाइड बाई पहला रेजिस्टेंस है R लिखेंगे R1 लिखेंगे, R1 लिखना को क्योंकि पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R1। ऐसे ही I2 लिखना है, I2 लिखना है तो क्या है, पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल सेम है तो ये V, और डिवाइड बाई क्या आएगा, दिस इज द R2। ऐसे R3 लिखेंगे, I इज इक्वल टू I3 V डिवाइड बाई R3, और सबका टोटल करेंगे, जब ये सबका वैल्यूज रखेंगे किस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा, V डिवाइड बाई R क्या आएगा पैरेलल, किसका, ये V का, इक्वल टू V डिवाइड बाई ये आएगा R, ये आएगा 1 प्लस सबका वैल्यू रखा V डिवाइड बाई R2 प्लस यहाँ क्या आएगा V डिवाइड बाई R3, क्या लिखा R3। अभी यहाँ V है, ये V और इसमें से V कॉमन निकलेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब V कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ लिखा है 1 डिवाइड बाई RP इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, और ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल का। तो what is the total resistance when they are connected in a parallel? So parallel resistance means it is a reciprocal sum of the reciprocal of a individual resistance। हर resistance का reciprocal 1 by R1 मतलब ये reciprocal हो गया, तो reciprocal sum of the reciprocal of a individual resistance ये हो गया parallel में। I hope you understand it। ये यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंस है, ये कैसे है पैरेलल कनेक्ट किया, और यहाँ से करंट उसका I1 इसमें से जा रहा है, I2 इसमें से जा रहा है, और R3 में से करंट कितना है I3, और टोटल करंट फिर यहाँ कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तीनों का क्या आता है RP। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल फाइंड करते हैं। आगे अगले वीडियो लेक्चर में हाउ टू फाइंड द आइडेंटिफाई द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट टोटल नेट रेजिस्टेंस कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे निकालना है, ये सब आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक तुम्हें जो PDF फॉर्म दिया उसमें से नोट्स बनाओ, शेयर करो, और ये जो असाइनमेंट का एक मैंने क्वेश्चन रखा है, रेजिस्टेंस के वैल्यू 6 रेजिस्टेंस रखे और उसको क्या करना है तुम्हें, मुझे आंसर में भेजना है, तो उसका वैल्यू निकालो और आंसर में भेजो, और अच्छे तरह से नोटबुक मेंटेन करो, क्योंकि पता नहीं कब स्कूल खुलने वाली है, तो अपना क्लास और स्टडी मिस नहीं होना चाहिए। जैसे टाइम मिला, अभी कभी तुम्हारे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होता, या कभी नेट नहीं होता, लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं होता है, तो ये सब इसके लिए डरना नहीं, तुम जब चाहिए तब देख सकते, जब नेट मिला, मोबाइल मिला, तो तुम डायरेक्ट एडीबी फिजिक्स से यूट्यूब के लिंक पर जाकर जस्ट टाइप करो गूगल में एडीबी फिजिक्स, तो तुम्हें वहाँ क्लास 10 के सभी वीडियोस मिलेंगे, और वो सीक्वेंशियली प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं डालूंगा। अभी तो हमारे 4th वीडियो है, तो वहाँ तुम्हें अवेलेबल मिलेगा, और तुम वहाँ से कभी भी देख सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। और
टेंशन मत करो कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं है। जिस टाइम अवेलेबल होगा, पापा का मोबाइल है, तब तुम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। हैव अ गुड डे।